आज का टॉपिक अपना होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रेशन का एक डेफिनिट वैल्यू पाते हैं, इसीलिए इसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती थी, वो इनडेफिनिट होती थी। तो इसलिए इनडेफिनिट वैल्यू के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते थे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है इंटीग्रल का वैल्यू चेंज होता है। जैसे c चेंज होगा तो इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ से मान लीजिए लेट y इक्वल टू fx इज ए बाउंडेड सिंगल वैल्यू फंक्शन in the interval a less than equal to x less than equal to b। इस इंटरवल के बीच में, जैसे a का वैल्यू जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो उस इंटरवल के बीच में फंक्शन fx जो है एक सिंगल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। जैसे ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx मान के चलिए, और x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में सिंगल वैल्यूड का मतलब x का एक पर्टिकुलर वैल्यू दोगे तो y का वो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। जैसे x के एक वैल्यू के लिए दो मान आ सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ठीक। तो -1 से 1 के बीच में ये सिंगल वैल्यूड है नहीं है, क्योंकि देखिए y का वैल्यू -1 पे क्या आ रहा है 1, और y का वैल्यू 1 पे क्या आ रहा है 1। तो -1 से 1 के बीच में इट इज नॉट सिंगल वैल्यूड। लेकिन जैसे ही रेंज अगर 0 से 1 हो जाए, x का वैल्यू को रेंज कर x के वैल्यू को डोमेन करते हैं, x के वैल्यू को डोमेन करते हैं, वैल्यू सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x के वो सारे मान जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है उनको हम लोग डोमेन कहेंगे। डोमेन कुछ नहीं, x का क्या क्या मान हो सकता है। तो x का मान -1 से 1 लिया ना, तो x का डोमेन मतलब इस फंक्शन के लिए x का मान जो भी होगा वो डोमेन कहलाता है फंक्शन का। फंक्शन का डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो -1 के बीच में तो डिफाइंड है, लेकिन हमारी बात हो रही है सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। सिंगल वैल्यूड फंक्शन कब माना जाएगा, जब दो अलग अलग मानों पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम नहीं आए तो कहेंगे कि वैल्यू सिंगल है। मतलब इसके लिए अलग माना है, इसके लिए अलग माना है, तब कहेंगे ना कि सिंगल वैल्यूड आ रहा है। -1 पे 1 आ गया, 1 पे 1 आ गया, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है -1 से 1 के बीच में। अब अगर चेक करते हैं 0 से 1 के बीच में x कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में, तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y क्या होगा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1। तो ये जो है सिंगल वैल्यूड है, हर वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू आ रही है, हर x के लिए सिंगल वैल्यू आ रही है, डिफरेंट सेम वैल्यू नहीं आ रही। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। बात समझ में आई सिंगल वैल्यूड फंक्शन की मीनिंग, राइट। तो यहाँ से पढ़ना है हमें कि a और b के बीच में x का कुछ भी मान रख दो, लेट x इज इक्वल टू c रख दो, तो x इज इक्वल टू c पे जो y की वैल्यू आएगी वो a और b से बिल्कुल अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। यही हमारे कहने का तात्पर्य है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग, चलिए। तो ठीक है ना, यस एरिया अंडर y is equal to y is equal to fx from x is equal to a to x is equal to b is given by integral a to b y dx। अब यहाँ से यहाँ की जो एरिया है ना y dx के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे एरिया जो है ना इस फंक्शन का a और b के बीच में निकालना है,
ए और बी के बीच में अगर इस फंक्शन के द्वारा एक्स एक्सिस पे एरिया किसके किसके बीच में निकल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन फ्रॉम x = a to x = b अंडर x एक्सिस के अंडर में, ये x एक्सिस है, x = a एक लाइन है, x = b एक लाइन है और ये ग्राफ है। इस ग्राफ के द्वारा इन दो लाइंस और x एक्सिस के अंडर जो एरिया कवर किया जाएगा, मतलब ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया को अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन y dx लिमिट 0 से a से b तक, a को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ए और बी क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, राइट। तो एरिया जो है ए से बी y dx हो जाएगा। आप देखिए, मान लीजिए fx है ना, तो मान के चलिए लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये फाई ऑफ x है, एक फंक्शन है, एक फाई ऑफ x है। तो यहाँ पे एरिया फाइनली क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x, और ये स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, देखो ध्यान से, अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे और लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे। अपर लिमिट को ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं और लोअर लिमिट को स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे लिखते हैं। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ऑफ अपर लिमिट माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे x के जगह पे और फिर माइनस करेंगे और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम करके देखते हैं। y = x³ एक फंक्शन है और इंटीग्रेट करना है 0 से 1 x³ dx, ठीक है ना, राइट। 0 से 1 x³ dx अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है x³ dx, तो x³ का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, ठीक है। x की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू जहाँ है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस
माइनस लोअर लिमिट। तो x की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ, अपर लिमिट 1, तो 1 का पावर 4 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब 0, 0 का पावर 4, तो 1 का पावर 4 मतलब 1 माइनस 0 x का मतलब जो पावर होगा वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा। x जहाँ यहाँ x होगा वहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल करो। हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ, बैग तो यहीं पे है, क्लास में है, कोचिंग में। सेकंड प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू स्कूलर है e टू द पावर x log of x, e टू द पावर x sin x, ये निकालेंगे सेकंड फंक्शन। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की जरूरत होगी, और एक फार्मूला बताया था e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx ये इससे आसानी से हो जाएगा माइनस b cos bx। तो आप इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी 0 से 1, 0 से 1 होगी लिमिट, तो e टू द पावर x sin x का इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लाओ, 1 प्लस 1 a मतलब 1 sin x माइनस cos x। लिमिट जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में रख दो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट वैल्यू जो आएगी उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पाई बाई 2 है और ये लोअर लिमिट है e टू द पावर पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन पाई बाई 2 होगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट वाली वैल्यू पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 साइन 0 माइनस कॉस 0। आप लोग पता है किसी भी चीज का पावर 0 होने से 1 हो जाता है, तो e का पावर 0 हो जाने से ये 1 हो गया। साइन 0 तो ऑलरेडी 0 है और इसकी वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 होती है, राइट। यहाँ पे देखिए e टू द पावर पाई बाई 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से ही निकाल पाओगे, तो इसको छोड़ देते हैं।